Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deependra Kumar and today I am going to discuss matter in our surroundings. तो वीडियो के इस पार्ट में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन किया है हमने। सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि जो आपके स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है या एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे आपका सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है, ये जो एरो का साइन बना हुआ है, एरो का जो डायरेक्शन है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो प्रोसेस में। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन आपका होता है उसे हम फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूज़न। और एक आपका होता है ये जो आपका लिक्विड से सॉलिड में आता है इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, एरो का साइन डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड था। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और अगर गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपका है गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस। तो अगर सॉलिड टू गैस कन्वर्जन होता है यानी कि स्टेट ऑफ मैटर अगर सॉलिड है और वो अगर गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे आपका नेफ्थलीन बॉल है या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड है या आपके सबलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें जो प्रोसेस होता है ये सब्लिमेशन होता है, और जो आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्जन है स्टेट ऑफ मैटर का, इसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एक और सब्लिमेशन होता है अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो तो उसे भी सब्लिमेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपके कन्वर्जन थे स्टेट ऑफ मैटर के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में आपका फ्रीजिंग भी आता है, जैसे आपका वाटर से आइस का बनना या आपका फ्रीजिंग में आता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है और उसमें जो आपका फैक्टर है वो टेम्परेचर हो सकता है या फिर आपका प्रेशर हो सकता है, जो कि आपके इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो आप लोग स्केल पढ़ते हैं, टेम्परेचर स्केल, उनके बारे में आपको बता दें कि टाइप ऑफ स्केल्स कितने होते हैं। टोटल आपके 8 स्केल्स होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट आपका है केल्विन, ठीक है, उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका है सेल्सियस, उसको डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर एक सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे डिग्री और ये सेंटीग्रेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो आपका है फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ आपका है रैंकाइन, रैंकाइन को डिग्री रैंकाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए से। फिफ्थ है आपका रोमर, रोमर, इसको डिग्री रोमर आर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स है आपका न्यूटन, डिग्री न्यूटन, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेवन्थ है आपका डेसाइल, डेसाइल को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है आपका रिवमर, रिवमर को आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल आपके 8 स्केल्स हैं जिनमें टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो ये हमने जो ग्रीन से आपको मेंशन किया है ये इनके नोटेशन है, इनके शॉर्ट फॉर्म है, और आपको केवल 3 ही यहाँ पढ़ने हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। बट एज नॉलेज आप इसको लर्न रखिएगा, इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो 3 चीज़ें आपको ये पढ़नी है स्केल्स। पहला आपका है केल्विन, दूसरा आपका सेल्सियस, तीसरा आपका फ़ारेनहाइट। तो इसमें ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। हम ये जानेंगे यहाँ पे कि सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर आपका दिया है तो वो कैसे केल्विन में चेंज किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हैं, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273.15, ये आपका एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हुए हैं इनका मतलब जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए टी के जो है ये आपका टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। टीसी जो है टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि जिसको जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टीके और टीसी हैं, टीके आपका केल्विन में टेम्परेचर है, टीसी आपका सेल्सियस में है। दूसरा आपका है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। टी एफ इज इक्वल टू 1.8 टी सी प्लस 32, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें टी एफ और टी सी जो है इनका मतलब क्या है। टी एफ जो है आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में जो गिवन होगा आपका टेम्परेचर जो भी है
वो फ़ारेनहाइट में अगर है तो उसको हम TF के प्लेस पे यूज करेंगे, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर तो उसको हम TC के प्लेस पे यूज करेंगे, यानी कि TC जो है आपका वो क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस है। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू केल्विन। अब यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं, TK इज इक्वल टू TF इज इक्वल माइनस 32/1.8 प्लस 273.15। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू यूज करेंगे, जो आपको कैलकुलेट करनी है वो राइट साइड पे है, और जो आपको इसमें गिवन होगी वो यहाँ पर TF की जगह पर निकाल सकते हैं, रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो TF है आपका वो वही है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और TK जो है आपका वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो यहाँ पर ये जो आपका कन्वर्जन है, इसमें आपको तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी का कन्वर्जन किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो तीनों को आप प्रिपेयर कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके कुछ रिलेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे 8 टेम्परेचर स्केल्स आपको मेंशन किए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 313.15 केल्विन इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सभी को हमने इक्वल टू करके रखा है एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये जो है ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका है 563.67 रैंकिंग है, ठीक है, रैंकलिंग ये टेम्परेचर स्केल है, और ये किसके इक्वल है, 28.5 RO यानी कि रोमर के इक्वल है, और 13.2 डिग्री न्यूटन यहाँ पर ये न्यूटन वाले स्केल के इक्वल होता है। एंड जो आपका 13.2 डिग्री न्यूटन है वो 90 डिग्री D के इक्वल होता है, यानी कि 90 डिग्री डैशिल के इक्वल होता है। और वो आपका जो लास्ट है र्यूमर जो है वो 90 D के इक्वल होता है, 32 डिग्री र्यूमर। तो ये रिलेशंस हैं, हालांकि अभी आपको इस स्तर पे नहीं इनको रीड करना है, बट इनको एज नॉलेज लर्न रखिएगा, इन केस कभी भी फ्यूचर में आपको इनसे क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने अभी देखी है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को दूसरे स्केल में, एक स्केल से दूसरे स्केल में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है। पहला आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ठीक है, पहले क्या करना है, हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, देन उसके बाद में केल्विन में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो दो चीज़ें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। और आपके पास में यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में ये आपका फॉर्मूला है। पहले आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ TF इज इक्वल टू है 1.8 TC प्लस 32। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख सकते हैं। TC आपका जो है वो गिवन है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसको हम TC मान लेंगे। TC के इक्वल आपका ये आ गया, तो ये आपको गिवन है इसमें। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है TF इज इक्वल टू 1.8 TC प्लस 32, ठीक है। तो ये आपका, इसमें हम क्या करेंगे, TC की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 1.8 इंटू 27 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 48.6। इसमें 32 हमने ऐड कर दिया, आंसर आ गया 80.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका आंसर है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया। दूसरा आपका था केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना था। केल्विन के लिए आपका ये फॉर्मूला है, देख सकते हैं यहाँ पे, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15, ये आपका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लिखा है 27, TC की जगह पर जो TC की वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, 27 प्लस 273.15, ये आपका हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 300.15 केल्विन, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन स्केल। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो थर्ड फॉर्मूला है केल्विन से फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल फॉर्मूला है।
इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमने मेंशन किया है, टी के इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32/1.8 प्लस 273.15, ये आपका है। तो यहाँ टी एफ जो है ये फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू दी है ये टी एफ के इक्वल मानी जाएगी। टी एफ जो होता है क्या होता है, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर 110 फ़ारेनहाइट आपका गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने 110 देखिए, इसकी प्लेस पर हमने टी एफ की जगह पर इसको हमने पुट किया, ये पूरा सेम है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आया 78, 110 से 32 निकाल दिया, 78 को डिवाइड किया 1.8 से, इसमें ये ऐड किया तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करते हैं और आई थिंक इनसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इनको इनसे रिलेटेड जो भी अभी वर्कशीट वीडियो के लास्ट में जो आप सेगमेंट है उसमें आपको वर्कशीट मिलेगी जिसमें इससे कन्वर्जन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो उन्हें बहुत आसानी से कर लेंगे, उनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है इवापोरेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इवापोरेशन और वेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वाटर लेते हैं, ठीक है, और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इवापोरेट करते हैं या उसको हीट करते हैं पहले। तो वाटर बॉईल होने से पहले क्या होता है, धीरे धीरे उसमें वेपर्स निकलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होता है, बॉईल होने लगता है, बहुत तेज़ से वेपर निकलने लगते हैं। तो ये जो इवापोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होने लगता है, यानी कि उससे पहले के टेम्परेचर्स पे ही होने लगता है। अब जैसे एग्जांपल अगर लें कि जैसे गीले कपड़े जो हैं हम ऊपर सुखाने के लिए डालते हैं धूप में, तो गीले कपड़े सूख जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि उनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तब वो कपड़े सूखते हों, ठीक है। अगर उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देंगे तो फिर वो कपड़े ही नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जो आपका क्लॉथ है उसको जब हम ड्राई करते हैं धूप में, तो वो आपका एक एग्जांपल है इवापोरेशन का। वहाँ पर वेपरेशन नहीं होता, इवापोरेशन होता है, क्योंकि वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डेफिनेशन है, अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इन वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर्स का निकलना जो होता है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। अब बात आती है इसको कौन कौन से फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब जिस मैटर का एरिया ज़्यादा होगा, जैसे मान लिया आपने वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास में वाटर लेकर उसको आपने धूप में रख दिया और एक आपने क्या किया, उस उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर जितना आपने ग्लास में लिया था उसको आपने क्या किया, एक फर्श पे फेंक दिया, ठीक है, धूप में फर्श पे फेंक दिया। तो जो आपका फर्श पे वाटर गिरा है, फ्लोर पे गिरा हुआ है, वो पहले इवापोरेट हो जाएगा। बट जो ग्लास में आपने रख रखा है वो इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, या इवापोरेट होगा भी तो ग्लास वाला जो वाटर है कंटेंट वो बहुत कम ही इवापोरेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो आपने रूफ पे या फिर फर्श पे जो आपने फेंका था वाटर, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया, ठीक है, लिक्विड को। जब सरफेस एरिया उसको ज़्यादा उसको मिल गया तो इवापोरेशन फास्टली हो गया, बहुत तेज़ी से हो गया, सारा वाटर इवापोरेट हो गया। बट जो ग्लास था उसका सरफेस एरिया नहीं इतना था या फिर फ्लोर से कम था, इसलिए वो क्या हुआ, वो इतनी आसानी से इवापोरेट नहीं हुआ, या हुआ भी तो फ्लोर के कंपैरिजन ग्लास का जो वाटर है वो स्लो इवापोरेट हुआ, बहुत स्लो इवापोरेट। तो यहाँ पे इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है या रिजल्ट हमें ये मिलता है कि जो सरफेस एरिया है वो मैटर करता है इवापोरेशन, वो इवापोरेशन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड्स का इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब ये भी एकदम सिंपल सी बात है, 2 ग्लास लीजिए, एक को आप हीट करते रहिए, एक को ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करिए, एक को कम टेम्परेचर पर हीट करिए। तो देखेंगे आप ये कि जो कम टेम्परेचर वाला ग्लास है वो इतना तेज़ नहीं इवापोरेट होगा, ठीक है। टेम्परेचर आप जिसको आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब जैसे हवा चल रही है उसकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से इवापोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके एयर
जो आपकी एयर है वो जल्दी जल्दी वाटर कंटेंट्स को या लिक्विड्स को अपने साथ में कैरी कर लेगी या निकल जाएगी। तो यहाँ पर विंड स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि जैसे आपका जो रेनी सीज़न होता है उसमें जो आपका एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ह्यूमिड होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी होते हैं या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से मतलब है ह्यूमिडिटी का। तो डिक्रीज ह्यूमिडिटी यानी कि जैसे अगर यही आप सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर आपका मॉइस्चर ज़्यादा है तो इवापोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत ही समर मतलब गर्मियों में जो लू चलती है उन दिनों अगर आप इवापोरेशन देखेंगे तो बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, उसमें वाटर वेपर्स या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो आपके समर सीज़न है जो जिसमें जब लू चल रही होती, बहुत ही हॉट डेज ड्राई डेज में उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, उसमें मॉइस्चर कम होता है, इस वजह से इवापोरेशन फास्ट होता है। तो एक ये भी आपका रीज़न है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितना कम ह्यूमिड होगा एटमॉस्फेयर उतना ही फास्ट आपका इवापोरेशन हो जाएगा। एक नोटेबल पॉइंट है कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवापोरेशन के थ्रू ठंडक महसूस होती है, कोल्ड फील करते हैं। तो एक आपको रीजनल पॉइंट बता दें कि इवापोरेशन में होता क्या है, जब पहले लिक्विड का इवापोरेशन होता है तो उसमें जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस कर चुके होते हैं। तो उस एनर्जी को वो गेन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एटमॉस्फेयर से अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें कोल्ड फील होगा, हमें ठंडक महसूस होगी। तो यहाँ पर एक रीजनल टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, मैंने ये नोट जो है इसमें मेंशन किया हुआ है इसके रीजन को। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवापोरेशन, इवापोरेशन के समय जो एनर्जी लॉस होती है उसको गेन करने के लिए ऐसा वो करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द कोल्ड, यानी कि जो आपका सराउंडिंग है उससे जब एनर्जी कंज्यूम कर लेता है ड्रॉपलेट या फिर पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमें कोल्ड फील होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिर जाता है, लो हो जाता है, या सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो जहाँ से एनर्जी लेगा उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कोल्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे एसीटोन है, एसीटोन जो होता है नेल पेंट जो आता है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही उसको आप नेल पे या फिर कहीं भी स्किन पे लगाते हैं या उसके कांटेक्ट में ले जाते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, हमें कोल्ड फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि उस जो एसीटोन है वो क्या करता है, हमारे कांटेक्ट में जैसे ही आता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर गेन कर लेता है और इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसीटोन जो है आपका, एसीटोन कासिंग कूलिंग ऑन योर पाम व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ड्यू टू इवापोरेशन, यानी कि जब वो हमारे कांटेक्ट में आता है तो इवापोरेशन की वजह से वो हमें कोल्ड फील कराता है या हमें कोल्ड फील होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है यहाँ पे, स्प्रिंकल वाटर। देखते हैं कि गर्मियों के समय में बहुत से लोग क्या करते हैं कि वाटर को स्प्रेंग करते हैं, उसको छिड़कते हैं कहीं ओपन एटमॉस्फेयर ग्राउंड में या फिर छत पे। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो आपका स्प्रिंकल वाटर है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो जैसे ही सरफेस पर गिरेंगी तो सरफेस की एनर्जी क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और फिर वो क्या हो जाएंगी, इवापोरेट हो जाएंगी। तो जब सरफेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी तो उस समय सरफेस का टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा तो जो आपका सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ऐसे ही अगर ओपन ग्राउंड में करते हैं तो ग्राउंड का भी टेम्परेचर गिर जाएगा और वो कूल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों में जो कूलिंग इफेक्ट है वो इवापोरेशन के थ्रू जनरेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बहुत ही ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं सरफेस से, ठीक है, चाहे आपका ओपन ग्राउंड हो या फिर आपका रूफ हो। तो बहुत लार्ज स्केल पे जब इवापोरेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एरिया को कोल्ड कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है।
हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कॉटन जो होता है वो वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। अब गर्मियों में क्या होता है, हम लोगों को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसको क्या करता है कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद में उसे एक्सपोज कर देता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। यानी कि हमारा जो स्वेट है वो कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में, और हमें थोड़ा सा कोल्ड फील होता है या रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पर इसलिए कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो समर सीजन में पहने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वाटर ड्रॉपलेट्स on the outer surface of glass containing ice cold water. The water vapors present in air coming into the contact with cold glass loses energy and gets converted into the liquid state. इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे ग्लास में कोल्ड वाटर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद में उसका जो आउटर सरफेस है वो लिक्विड ड्रॉपलेट से कवर हो जाता है। तो वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपके एटमॉस्फेयर से आते हैं। एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है जब ग्लास के कांटेक्ट में आता है, अब क्योंकि ग्लास आपका ठंडा होता है, ग्लास का आउटर सरफेस, क्योंकि ग्लास में आपने कोल्ड वाटर भर रखा है, तो जब ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वेपर्स जो आपके एटमॉस्फेयर में है या मॉइस्चर, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके गैस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन जो होता है स्टेट ऑफ मैटर का, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब वो आपके एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जो आपका मॉइस्चर है, जब वो कंडेंस हो जाता है तो एक वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है और ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, विच कंटेन कोल्ड वाटर, यानी कि जिसमें कोल्ड वाटर आपने भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कंडेंसेशन के थ्रू ये होता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको बता दें, जो कॉटन क्लॉथ होता है वो गर्मियों में क्यों पहनते हैं, इसमें एक ये भी रीज़न है कि जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्वेट जो होता है क्लॉथ पर आ जाता है। ठीक है, क्लॉथ एब्जॉर्ब जो कर लेता है तो वो इवापोरेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमारी बॉडी से इवापोरेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि उसके ऊपर हमने कॉटन क्लॉथ पहन रखा है या कोई भी हमने कुछ भी पहन रखा है। तो जब वो स्वेट आपका क्लॉथ्स में आ जाता है देन उसके बाद में एटमॉस्फेयर उसको ईजिली इवापोरेट कर लेता है। तो इसलिए जो है हम समर सीजन्स में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। तो आई थिंक ये जो आपके लास्ट में पॉइंट हैं ये बहुत ही रीजनल टाइप के हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, इनको लर्न कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। और वर्कशीट के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपके वीडियो बेस्ड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आई थिंक आप वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे।